26 साल के मोहम्मद नदीम कालाबुरागी के एक ओला शोरूम से अपनी ओला स्कूटी लेते हैं 28 अगस्त को। मोहम्मद नदीम और उनकी फैमिली बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि ये उनकी फैमिली की पहली इलेक्ट्रिक स्कूटी होने वाली थी। अब पेट्रोल का पूरा झंझट खत्म होने वाला था। कुछ दिनों तक मोहम्मद नदीम अपनी इस ओला इलेक्ट्रिक को बड़े ही आराम से चलाते हैं, लेकिन अचानक से एक दिन उनकी इस इलेक्ट्रिक स्कूटी की जो बैटरी है वो पूरी की पूरी बंद हो जाती है। नदीम बार बार अपने इस बैटरी को चार्ज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। परेशान होकर आखिरकार उनको ओला सर्विस सेंटर जाना पड़ता है और वहां पे अपनी स्कूटी छोड़नी पड़ती है। वो एक बार सर्विस सेंटर जाते हैं, 2 बार सर्विस सेंटर जाते हैं, वो 10 बार सर्विस सेंटर जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो प्रॉब्लम होता है उसे सॉल्व नहीं किया जाता है। एक दिन अचानक से मोहम्मद नदीम एक पेट्रोल पंप के सामने जाके खड़ा हो जाते हैं। सब सोचने लगते हैं कि मोहम्मद नदीम आखिर पेट्रोल पंप के सामने क्यों खड़े हैं, इनके पास तो इलेक्ट्रिक स्कूटी है, इनको आखिर पेट्रोल की जरूरत क्या है। मोहम्मद नदीम वहां से पेट्रोल खरीदते हैं और ओला के शोरूम के सामने जाकर पूरे पेट्रोल को उनके शोरूम के ऊपर डाल देते हैं और पूरे शोरूम में आग लगा देते हैं। शोरूम के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रिक स्कूटी होती है वो पेट्रोल के वजह से जल जाती है। ये एक मोहम्मद नदीम है, लेकिन आज भारत में ऐसे कई मोहम्मद नदीम मौजूद हैं। अगर मैं एग्जैक्ट नंबर्स की बात करूं तो 80,000 कंप्लेंट्स आज भारत में ओला इलेक्ट्रिक स्कूटी के अगेंस्ट रजिस्टर्ड है। कई सारे लोग परेशान हो चुके हैं क्योंकि ओला सर्विस सेंटर की जो स्कूटी है उसे टाइम पर सर्विस करके दे ही नहीं रही है। अगर आज के दिन आपके पास एक ओला इलेक्ट्रिक स्कूटी है और आप उसे सर्विस सेंटर में देते हैं सर्विस करने के लिए, तो आपको सर्विस सेंटर वाले बताएंगे कि कैसे इसको सर्विस करने में 30 से 45 दिन का समय लग सकता है। ये एक बहुत बड़ा इशू है, स्पेशली एक ऐसे कंपनी के लिए जो अपने आप को इलॉन मस्क के टेस्ला से कंपेयर करती है, दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग ईवी कंपनी बताती है। And that's why once I said actually Tesla is for the West, Ola is for the rest. Right? But there's a lot of thought behind that simple statement. यह भावेश अग्रवाल, ओला के फाउंडर। अगर आप आज के दिन ओला स्कूटी लेते हैं तो भावेश अग्रवाल बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। 6 अक्टूबर को भावेश अग्रवाल अपनी गीगा फैक्ट्री दिखाते हैं कि कैसे वो तमिलनाडु में एक गीगा फैक्ट्री स्टैब्लिश कर रहे हैं। इसी ट्वीट को कोट ट्वीट करते हुए कुणाल कामरा एक इमेज शेयर करते हैं जिसमें वो दिखाते हैं कि कैसे बहुत सारी ओला इलेक्ट्रिक स्कूटी जो है वो खराब पड़ी हुई है एक सर्विस सेंटर में। ग्रेव यार्ड सा बन चुका है इस ओला इलेक्ट्रिक स्कूटी का। वो पूछते हैं भारत के लोगों से कि क्या भारत की जनता ये डिजर्व करती है। अब एक अच्छे सीईओ अगर यहाँ पे होते तो वो अपनी कंपनी की गलती मानते, वो इसको रिजॉल्व करने के लिए बोलते, लेकिन भावेश अग्रवाल को कूल बनना था। वो चल पड़े लड़ाई करने के लिए एक कॉमेडियन के साथ ट्विटर पे, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। CEO Bhavesh Agarwal and comedian Kunal Kamra have grabbed the headlines for their recent social media spat over the service situation of Ola Electric's S1 series scooters. Ola Electric shares took another hit today, dropping over 6% to a low of 85.21 rupees. There is no denying भावेश अग्रवाल एक बहुत ही स्मार्ट बंदे हैं। बचपन से ही वो पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट थे, लेकिन उनको अपने बाकी दोस्तों से कुछ अलग करना था। पढ़ाई में वो इतने ज्यादा स्मार्ट थे कि उनका IIT में भी सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए अपनी IIT की पढ़ाई वो छोड़ देते हैं। उस समय उनके स्टार्टअप का नाम हुआ करता था ओला ट्रिप्स। ये एक ट्रैवल एजेंसी जैसी थी और उस समय ट्रैवल एजेंसी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रही थी, लेकिन भावेश अग्रवाल का उस समय का शुरुआती स्टार्टअप बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होता है और 2010 का समय आते आते भावेश अग्रवाल अपने पूरे बिजनेस को पिवट कर लेते हैं। भावेश अग्रवाल भारत में एक मार्केट गैप ढूंढते हैं। ये मार्केट गैप होता है कैब्स का। भारत में जितने भी लोग होते हैं 2010 से पहले वो लोकल प्लेयर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं कैब्स के लिए। अगर आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना है तो आपको 10 लोगों को कॉल करना पड़ेगा और मोल भाव करना पड़ेगा। भावेश अग्रवाल तुरंत ही इस मार्केट गैप को पकड़ते हैं और 2011 में भारत में ओला कैब्स की शुरुआत कर देते हैं। भारत के लोगों के लिए दिस वाज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। बहुत सारे लोग तुरंत ही ओला कैब यूज करने लगते हैं और बहुत सारे जो ड्राइवर्स होते हैं वो भी अपनी पुरानी कंपनी छोड़कर ओला में कन्वर्ट होने लगते हैं। वो अपनी गाड़ी ले लेते हैं और EMI के एक सर्कल में फंस जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये देखकर कि शुरुआती सैलरी जो ड्राइवर्स की थी ओला में वो बहुत ही ज्यादा हाई थी। शुरुआत में ओला अपने कस्टमर्स को बहुत ही बड़े बड़े बेनिफिट्स दे रहा था। वो सारे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना चाह रहा था, जिसके लिए वो कैश बर्न बहुत ज्यादा कर रहा था। अनुपम मित्तल जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखे थे और सिर्फ कस्टमर्स के लिए ये विन विन सिनारियो नहीं था, ड्राइवर्स के लिए भी ये विन विन सिनारियो था, क्योंकि शुरुआत में ड्राइवर्स को भी बड़े बड़े कट्स और बड़े बड़े इंसेंटिव दिया करता था ओला। लेकिन जैसे ही समय आगे बढ़ा वैसे ही सूरज धीरे धीरे डूबता गया। कैश जो बर्न हो रहा
था वो पूरा का पूरा बर्न होने लगा और धीरे धीरे कस्टमर्स को बिल्कुल भी ऑफर नहीं मिलने लगे ओला में राइड करने के लिए। इनफैक्ट जो ड्राइवर्स थे उनके भी इंसेंटिव को काट दिया गया। शुरुआत में जिन ड्राइवर्स की सैलरी ऑलमोस्ट 70-80 हजार हो चुकी थी वो धीरे धीरे इतनी ज्यादा गिर गई कि वो 30,000 तक आ गई। अब जो एक ड्राइवर था वो 5 साल के EMI सर्कल में फंस चुका था, वो अब अपनी पुरानी जॉब में वापस नहीं जा सकता था और अपना गाड़ी जो EMI में लिया है वो बेच नहीं सकता था। तो अब वो एक ड्राइवर बनकर फंस चुका था और यही वो समय था जब दुनिया में कोरोना वायरस आ गया। कोरोना वायरस की वजह से ओला कैब्स को एक बहुत ही बड़ा टोल लेना पड़ा। कोरोना वायरस के तुरंत बाद ही 35,000 से भी ज्यादा कैब ड्राइवर्स अपनी जॉब खो चुके थे। बहुत सारे कैब ड्राइवर जॉब की तलाश के लिए अपने गांव वापस चले गए थे क्योंकि वो अपनी EMI भरनी थी उनको गाड़ी की। और इन्हीं सब चीजों की वजह से ओला धीरे धीरे डूबने लगा। सिर्फ इतना ही नहीं, भावेश अग्रवाल की जो कंपनी ओला कैब्स है वो मैल प्रैक्टिसेस के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है। एक समय था जब ओला एक पर्टिकुलर इंसेंटिव देती थी अपने ड्राइवर्स को कि अगर आप इतने पर्टिकुलर राइड्स कंप्लीट कर लेंगे तो आपको कंपनी इतना ज्यादा इंसेंटिव देगी। लेकिन एक्चुअली में जैसे ही एक ड्राइवर वो इंसेंटिव कंप्लीट करने वाला रहता था, अपनी जो लिमिटेड राइड्स है उसे कंप्लीट करने वाला रहता था, वैसे ही ओला उसको राइड देना बंद कर देती थी। एक कस्टमर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो बताते हैं कैसे वो एक ओला कैब ड्राइवर के बगल में खड़े होकर एक कैब कर रहे थे। वो बंदा इंसेंटिव अपना क्रॉस करने वाला था, उसको इंसेंटिव मिलने वाला था अपना, लेकिन जैसे ही वो अपना कैब करता है उसको वो नोटिफिकेशन ही नहीं आता है कैब का। इनफैक्ट 2 किलोमीटर दूर से कैब ड्राइवर उनको पिक करने आता है। ऐसे मैल प्रैक्टिसेस के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है ओला। वेल, अगर हम लोग मैल प्रैक्टिसेस के टॉपिक में ही हैं तो हम लोग ओला इलेक्ट्रिक को कैसे भूल सकते हैं। समय था 2017 का, पूरे दुनिया में रीन्यूएबल एनर्जी की बात शुरू हो चुकी थी। भारत में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जा रहा था और इसी समय का फायदा उठाकर भावेश अग्रवाल ने 2017 में ओला इलेक्ट्रिक भारत में लॉन्च कर दी। ये एक बहुत ही एक्साइटमेंट का माहौल था पूरे भारत के कस्टमर्स के लिए, क्योंकि भारत में एक ऐसी स्कूटी लॉन्च हो रही थी जो इलेक्ट्रिक पे चलने वाली थी, वो भी भारत की कंपनी बना रही थी। तो शुरुआत की जितनी भी इनकी स्कूटीज होती है वो पलक झपकते ही सारी बिक जाती है। शुरुआत में कस्टमर्स बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाई होते हैं। वो एक ऐसी स्कूटी चला रहे थे जो इलेक्ट्रिक में रन करती है, फ्यूल के बारे में उनको भी बिल्कुल नहीं सोचना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही दिन आगे बढ़ता है और सूरज डूबता है वैसे ही लोगों को समझ में आने लगता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। आप इस वीडियो को एक बार जरा देखिए, कैसे एक बंदा अपनी ओला इलेक्ट्रिक स्कूटी निकाल रहा है काम पर जाने के लिए, लेकिन जैसे ही वो मोड़ पर पहुंचता है उनकी ओला इलेक्ट्रिक स्कूटी के सामने वाला जो चक्का रहता है वो टूटकर गिर जाता है। अब उनको बिल्कुल भी इसमें चोट नहीं लगती है, लेकिन एक स्कूटी का सामने वाला चक्का अचानक से टूटना, आप सोच रहे होंगे ये बहुत ही ज्यादा रेयर केस है। जी नहीं, ओला इलेक्ट्रिक के साथ ये बार बार होता हुआ आया है। जनवरी 2023 की मैं बात करता हूं, जब एक महिला अपनी ओला इलेक्ट्रिक स्कूटी चला रही थी और चलाते चलाते अचानक से उनका सामने वाला जो चक्का होता है वो टूटकर गिर जाता है। महिला भी इसके वजह से रोड पर गिर जाती है और इस एक्सीडेंट के वजह से उनको बहुत ही ज्यादा सीरियस इंजरीज आती है, जिसकी वजह से उनको कई दिनों तक ICU में भी रहना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कंपनी पूरा का पूरा ब्लेम लिया होगा इसके ऊपर और चीजें वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश किया होगा, चीजें चेंज करने की कोशिश किया होगा। जी नहीं, कंपनी बल्कि ट्वीट करता है और वो बताता है कि कैसे हम पेशेंट और कस्टमर के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं और अपने जो हम व्हीकल्स होते हैं उसे अच्छे से टेस्ट करते हैं, हम बहुत अच्छे से टेस्ट करते हैं और बेसिकली ये दिखाने की कोशिश करता है कि ये गलती जो थी वो कस्टमर की गलती थी, कंपनी की गलती नहीं थी। कई सारे ओला इलेक्ट्रिक स्कूटी जो हैं वो ब्लास्ट भी हो चुके हैं और जब ये ओला इलेक्ट्रिक स्कूटी ब्लास्ट होते हैं तो ओला का सबसे पहला रिस्पॉन्स यही होता है कि कस्टमर की गलती है। यहाँ पे एक बार एक ओला इलेक्ट्रिक स्कूटी ब्लास्ट हुई थी, तो उसके ब्लास्ट होने के बाद ओला ट्वीट किया था और बताया था कि कैसे कस्टमर ने एक लोकल पार्ट लगा कर रखा था ओला इलेक्ट्रिक स्कूटी में, जिसकी वजह से उनकी इलेक्ट्रिक स्कूटी ब्लास्ट हुई थी। हमारी कोई गलती नहीं है इसमें भैया। और अकाउंटेबिलिटी नहीं लेने की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग भावेश अग्रवाल को कैसे भूल सकते हैं। भावेश अग्रवाल इज अ फोर्स ऑफ नेचर। ये वही बंदे हैं जो भारत में अपनी कंपनी की गलती कभी भी नहीं मानेंगे, लेकिन भारत में टॉक्सिक वर्क कल्चर को जरूर प्रमोट करेंगे। एक इंटरव्यू में बताते हैं भावेश अग्रवाल कि कैसे एक एम्प्लॉय को एक कंपनी में 70 घंटे काम करने चाहिए एक हफ्ते में। But I don't agree with this work-life balance concept, because if you are enjoying your work, you will actually find happiness in life also and work also, and the both will be in harmony. वाह भैया, क्या CEO हैं। वो एक ऐसे समय में इस बात को बोल रहे हैं जब भारत में लगातार वर्क प्रेशर एम्प्लॉइज के ऊपर बढ़ता जा रहा है। अभी हाल ही में आपने एना सेबेस्टियन परेल का केस देखा होगा, कैसे ओवर वर्क की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। और एक तरफ आप भावेश अग्रवाल को देख रहे हैं कि कैसे वो इसी टॉक्सिक वर्क कल्चर को बार बार प्रमोट और ग्लोरीफाई भी करते हुए आए हैं। लेकिन ये सब भावेश अग्रवाल का मास्टर प्लान है, क्योंकि वो बार बार भारत में लाइमलाइट
लाइमलाइट में बरकरार रहना चाहते हैं और इसी लाइमलाइट में बरकरार रहने के लिए उनको कंट्रोवर्सी भी क्रिएट करनी पड़ती है। जैसे कि हाल ही में उनका एक लॉन्च इवेंट था अगस्त में, जहां पर उन्होंने अपनी कंपनी को दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग ईवी कंपनी बताया, लेकिन उन्होंने अपने ग्राफ से चाइना को एक्सक्लूड कर दिया। Ola Electric is now the globe's biggest electric two-wheeler maker and the fourth largest EV company by revenues. Well, only if you leave out China. Now, what's up with this China angle? वो जानते थे कि जो इन्होंने जानबूझकर अपने ग्राफ से चाइना को एक्सक्लूड किया है उसे पॉइंट आउट किया जाएगा सोशल मीडिया में और इसके बारे में बार बार ट्वीट किया जाएगा, जिससे उनके ओला इलेक्ट्रिक को एक पब्लिसिटी मिलेगी, नेगेटिव पब्लिसिटी ही मिले लेकिन मिलेगी जरूर। आज अगर आप भावेश अग्रवाल या ओला के ट्विटर वॉल पे चले जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पे कि कितने सारे लोगों ने वहां पे अपना कंप्लेंट रजिस्टर करके रखा है, क्योंकि ऑफलाइन कंप्लेंट रजिस्टर करना तो मुश्किल है, तो ऑनलाइन ही लोग कंप्लेंट रजिस्टर कर देते हैं, जिसको बिल्कुल भी भावेश अग्रवाल भाव नहीं देते हैं। ईगो एक ऐसा चीज होता है जो इंसान को पूरा का पूरा खा जाता है। इसी ईगो की वजह से रावण भी पूरा का पूरा डूब गया था और कुछ ही दिनों में भावेश अग्रवाल के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। भावेश अग्रवाल मार्केट का एक मूल्य मंत्र भूल जाते हैं कि यहाँ पर व्यवहार से ही व्यापार होता है और जैसे ही आपका व्यवहार खराब हो जाएगा वैसे ही आपका व्यापार भी खराब होने लगेगा। कस्टमर्स देख लेंगे कि आपका व्यवहार खराब होते जा रहा है और अगले ही दिन जैसे मार्केट खुलेगी वैसे ही आपके कंपनी में से कब 3500 करोड़ रुपए गायब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। भावेश अग्रवाल ने जो कुणाल कामरा के साथ ट्विटर फ्यूड किया, ये सही था या गलत था? ये जो पर्सनल कमेंट्स भावेश अग्रवाल ने कुणाल कामरा के ऊपर किए, वो सही था या गलत था? ये आप और मैं कौन होते हैं जज करने वाले? चलिए इनके ही बनाए हुए एआई सॉफ्टवेयर से पूछ लेते हैं। कृत्रिम नाम है इनका एआई के सॉफ्टवेयर का, और जब उनको फीड किया जाता है कि एक सीईओ को क्या ऐसे बात करना चाहिए तो उनका एआई सॉफ्टवेयर खुद बताता है कि एक सीईओ को ऐसे कभी भी बात नहीं करना चाहिए। एक सीईओ को कभी भी इतना ईगोटिस्टिकल होना नहीं चाहिए, बल्कि उनको अपोलोजाइज करना चाहिए और बोलना चाहिए कि हम इसे तुरंत ही रिजॉल्व करेंगे, जो कि पूरा का पूरा अगेंस्ट काम करते हैं भावेश अग्रवाल। उनका एआई जो बोल रहा है वो खुद वैसा नहीं कर रहे हैं। जैसे आज के दिन भावेश अग्रवाल को अपनी गलती मानने की जरूरत है। उनको जितने भी ओला इलेक्ट्रिक के कस्टमर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की जरूरत है। अगर सच में ओला इलेक्ट्रिक को भारत की सबसे बड़ी, इनफैक्ट दुनिया की सबसे बड़ी ईवी कंपनी बनना है तो सबसे पहले उनको कस्टमर सेटिस्फैक्शन करना जरूरी है। कस्टमर जब तक सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक आपके आगे की गाड़ी बिकेगी ही कैसे, और कैसे आप दुनिया में ईवी की रेस में आगे बढ़ पाएंगे? वेल, आप क्या सोचते हैं इस सिचुएशन के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हम ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाने भी मत भूलिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।